इस संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में लागू ऐसी प्रत्येक विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी। यहाँ पे 2-3 वो टर्म है जो समझ लीजिए आप लोग। विधि तो जानते हैं, लोग कहते हैं असंगत। असंगत मतलब होता है अनिक्वल, मतलब जो उसके समान नहीं है, जो संगत नहीं, बराबर नहीं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को हुआ, 1950। ठीक है ना। अब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है ना, तो इस संविधान के लागू होने से पहले भी अगर हम खास करके ब्रिटिश शासन काल का बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में भी तो कुछ विधि बनाया गया होगा, कि भारत का शासन तो विधि के आधार पर ही चल रहा था ना, ठीक है। तो उससे पहले जो विधानमंडल था हमारा, जो ब्रिटिश शासन काल में था, वो भी तो कानून बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ठीक है। और उसमें से कुछ कानून ऐसा भी होगा जो मूल अधिकार से संगत होगा, मतलब जो मूल अधिकार से मैच नहीं करता होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारा संविधान है, तो हमारा संविधान क्या करता है, अनुच्छेद 18 पढ़िएगा, कहता उपाधियों का अंत किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का आपको उपाधि नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ब्रिटिश शासन काल का बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में नियम था कि भाई उस समय उपाधि देवल जाता था, जैसे राय बहादुर हो गया, ठीक है ना, सर हो गया, तो अलग अलग उपाधि मिलता था। और हमारा संविधान क्या कर रहा है, उपाधि का अंत कर रहा है। तो ये जो नियम हो गया जो पहले बना हुआ था, जब संविधान लागू हुआ हमारा, वो असंगत हो गया, क्योंकि हमारा संविधान क्या कर रहा है, उपाधि का अंत कर रहा है, कि आपको उपाधि नहीं प्रदान किया जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 18 है हमारा, यह स्पष्ट कर देता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में जो नियम था, उस नियम के हिसाब से उपाधि प्रदान करने पर मनाही नहीं था, ठीक है ना। तो ये जो नियम हो गया, जो पहले से बना हुआ नियम चलते आ रहा था, ये तो संविधान के बनने के बाद असंगत हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज मतलब जो भी मूल अधिकार से असंगत है, मतलब अगर मान लेते हैं कि किसी विधि का 2 खंड है, ठीक है ना, और विधि का दोनों खंड नहीं, ऐसा कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि विधि का दोनों खंड, एक चीज समझिएगा, मान लेते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में कोई विधि बना, उस विधि का 2 खंड था, उस 2 खंड में से एक खंड मूल अधिकार से असंगत था और दूसरा खंड जो था ये मूल अधिकार के समान था, मतलब मूल अधिकार का विरोध नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे विधि को समाप्त नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, मतलब उस विधि के उतने भाग को समाप्त करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे मूल अधिकार से असंगत है, ठीक है ना। यही कहा गया असंगतता की मात्रा तक, मतलब ये पूरे के पूरे विधि को समाप्त नहीं करना है हमको, मतलब विधि के उस हिस्सा को समाप्त करना है, ठीक है ना, जो हमारे मूल अधिकार से असंगत है, ठीक है ना। बस यही चीज बताया गया है यहाँ पे। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर विधि के एक हिस्सा को जो हमारे मूल अधिकार से असंगत है, अगर हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, तो विधि का कोई महत्व बचेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा संगत हो जाएगा, पूरे के पूरे को हटा देंगे हम, मतलब वो विधि जो है हमारा, ये उसको हटाने का भी हमको आवश्यकता नहीं होगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है ना, हमारे देश में लागू ऐसा प्रत्येक विधि जो मूल अधिकार से असंगत था, ये अपने आप समाप्त हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो नियम था हमारा, जो कानून था हमारा, जो पहले चलते आ रहा था हमारे यहाँ, ये नियम हमारे यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखना है कि अगर किसी भी विधि में 2 खंड है और 2 खंड में से एक खंड असंगत है और एक खंड मैच करता है, ठीक है ना, तो हम एक ही खंड को समाप्त करेंगे, न कि पूरे के पूरे को, क्योंकि वही समाप्त वही होगा जो असंगत है, जो हमारे मूल अधिकार के समान है, जो फंडामेंटल राइट के समान है, वो समाप्त नहीं होगा। समाप्त कौन होगा, जो असंगत है। यही बताया गया खंड 1। 2 को पढ़िएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल दिया हम आपको कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, उसमें उपाधि का अंत किया गया है कि इसमें आपको उपाधि नहीं प्रदान किया जाएगा। अगर हम ब्रिटिश शासन काल का बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में एक नियम था, उपाधि प्रदान किया जाता था, जैसे नाइट का उपाधि मिलता था, सर का उपाधि मिलता था, राय बहादुर का उपाधि मिलता था, ठीक है ना। तो अलग अलग उपाधि मिलता था ब्रिटिश शासन काल में।
और हमारा संविधान क्या करता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। मतलब ब्रिटिश शासन काल में जो नियम था, वो नियम जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है ना, उस संविधान के मूल अधिकार से ये मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो मैच कर रहा है। क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधि का अंत करा जाता है, और ब्रिटिश शासन काल का जो नियम है क्या कर रहा है, उपाधि दे रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा नियम या कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकार से असंगत है, मतलब मूल अधिकार के समान नहीं है, ठीक है ना, वो विधि हमारा समाप्त हो जाएगा। मतलब उस विधि को समाप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो विधि हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही संविधान लागू हुआ, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस मामले में? तो सरकारी नियोजन के मामले में, ठीक है ना। संविधान का जो अनुच्छेद 16 है हमारा, ये भी यही चीज कह रहा है, ठीक है ना। और इसके खंड 2 में ये रहता कि ईसाई को भाई सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिया, कि सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। पहला खंड कह रहा है, ठीक है। इसका दूसरा खंड कह रहा है कि ईसाई को प्राथमिकता दिया जाएगा। कोई ऐसा विधि था नहीं कि इस संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में लागू ऐसी प्रत्येक विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। न्यून मतलब कमी होता है, छीनना मतलब होता है भाई आपसे आपका अधिकार ले लिया वापस, हमको संविधान ऐसा अधिकार दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि जो संविधान है हमारा, ये संविधान हमारा हमको अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार देता है। जैसे संविधान में यह कहा गया कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाता है, ठीक है ना। और सरकार एक नियम बना रही है, इस नियम में या सरकार जो विधानमंडल है हमारा, संसद जो है, एक संसद एक कानून बना दी जिस कानून में छुआछूत का पालन करना है हमको, संभव है ना, ठीक है ना। तो राज्य को ऐसा विधि बनाने का अधिकार नहीं है कि जो अधिकार हमको संविधान दिया है उस अधिकार को वो छीन सके, ठीक है ना। मतलब राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीनती हो या कम करती हो। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान का जो मूल अधिकार वाला खंड है हमारा, उस खंड में संशोधन नहीं हो सकता है। इस नियम के हिसाब से अगर हम बात करें, अब मान लेते हैं कि जैसे अब जो मूल अधिकार वाला खंड है, इस मूल अधिकार वाला खंड में अगर कोई संशोधन होगा तो आप अधिकार को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये निकल गया है ना। आपको कम नहीं करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। आपको छीनने का अधिकार है ना कम करने का अधिकार है, तो बढ़ा ही सकते हैं ना, माने कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे भी ध्यान रखना है आपको। देखिए संविधान जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, उस संविधान में अगर हम देखें तो 22 भाग था, 8 अनुसूची था, 395 अनुच्छेद था। कितना था? 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये हुआ कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, ठीक है ना। और इस संविधान के लागू होने के लगभग 1 साल के बाद या लगभग 1 साल में कह लीजिए, ठीक है ना, संविधान का पहला संशोधन अधिनियम पारित होता है, ठीक है ना। और पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा मतलब
1901 संविधान का पहला संशोधन कब होता है? 1951 में। और 1951 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन से किया क्या गया? तो संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 9वां अनुसूची, ठीक है ना। ऊपर से अगर हम कहें तो संविधान में जो मूल अधिकार वाला खंड था हमारा, उस मूल अधिकार वाला खंड में संपत्ति का अधिकार दिया गया था नागरिक, ठीक है ना। और संपत्ति का अधिकार जो था ये संविधान में 2 जगह पे था, अनुच्छेद 19(1)(च) में और अनुच्छेद 31। मतलब जो मूल अधिकार था हमारा, जो मूल संविधान बना हमारा, उस मूल संविधान में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। 19(1)(च) का शीर्षक था संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता। अर्जन मतलब होता है कमाना, धारण मतलब होता है जमा करना, और व्ययन मतलब होता है खर्च करना। मतलब हम संपत्ति कमा सकते हैं, हम संपत्ति को बनाए रख सकते हैं, और उस संपत्ति को अपने हिसाब से हम खर्च कर सकते हैं। मतलब हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा को हम बैंक में जमा कर सकते हैं, और उस पैसा को हम खर्च कर सकते हैं। इसका अधिकार है हमको। संविधान का जो अनुच्छेद 31 था, इसका भी शीर्षक था संपत्ति का अधिकार। संविधान का जो पहला संशोधन हुआ, जिस संशोधन के जरिए संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया, इस संशोधन के जरिए किया क्या गया? तो संपत्ति के अधिकार में काटछांट किया गया, मतलब इसमें कमी किया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया। अब देखिए डाइवर्जेंस है यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 13 का खंड 2 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो, ठीक है ना। और संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम पारित होता है हमारा, उसके जरिए क्या होता है कि संपत्ति का अधिकार को कम कर दिया जाता है। और संपत्ति का अधिकार क्या है? हमारा मूल अधिकार है, ठीक है ना। तो एक तरह से डाइवर्जेंस है यहाँ पे, कंफ्लिक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो मामला था, ये मामला कोर्ट में चल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। ये मामला मतलब जो पहला संशोधन हुआ, उस पहला संशोधन को कोर्ट में चुनौती दिया गया। किस मामले में? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में, ठीक है ना। और शंकरी प्रसाद जो थे, ये कोर्ट को जाके ये बताया, मैंने सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, कि संविधान जो है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 13 का खंड 2 राज्य को कोई भी ऐसा विधि बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। और संविधान का जो पहला संशोधन हुआ हमारा, इस पहला संशोधन के जरिए किया क्या गया? तो मूल अधिकार को कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो कोर्ट है हमारा क्या करे? तो पहला संशोधन अधिनियम को अमान्य कर दे। कोर्ट हो सकती है ये, ठीक है ना, कि पहला संशोधन जो है उसको रद्द कर दे। अगर रद्द कर दिया तो फिर पहले वाला स्थिति हो जाएगा। जब पहला संशोधन रद्द हो जाएगा तो जो इसमें काट-छाट किया गया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, और जो जो अधिकार हमसे छीना गया होगा वो अधिकार हमको वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जहां जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट यहाँ पे बड़ा अच्छा तर्क देता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो कहा गया, जो विधि शब्द है, ठीक है ना, कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। देखिए विधि मतलब राज्य को कोई ऐसा विधि नहीं बनाना है जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। तो इस मामले में जो शंकरी प्रसाद का मामला था, इस मामले में कोर्ट का यह स्पष्ट कहना था कि यहां जो विधि शब्द का प्रयोग हुआ है, यह साधारण विधि के लिए है। मतलब इस विधि शब्द में क्या आता है? साधारण विधि, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं। मतलब जब पहला संविधान संशोधन हुआ, और पहला संविधान संशोधन में जब संपत्ति के अधिकार में काट-छाट किया गया, ठीक है ना, उस मामले को चुनौती दिया गया कोर्ट में कि भाई संविधान का अनुच्छेद 13 का खंड 2 राज्य को कोई भी ऐसा विधि बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, ठीक है ना। और संविधान का जो पहला संशोधन हुआ, उस संशोधन के जरिए किया क्या गया? तो मूल अधिकार को कम कर दिया गया, ठीक है ना। इसलिए अनुच्छेद 13 के खंड 2 के आधार पर पहला संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाए। यहाँ पे कोर्ट का तर्क ये था कि भाई अनुच्छेद 13 के खंड 2 में जो विधि शब्द का प्रयोग हुआ है, ये साधारण विधि है, सामान्य विधि है, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं। मतलब जो जहां तक संसद का सवाल रह गया, तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, मूल अधिकार में कमी किया जा सकता है, लेकिन वो कमी जो है ये साधारण विधि से नहीं हो सकता है।
बल्कि इसके लिए संविधान का संशोधन करना आवश्यक होगा। मतलब संविधान का संशोधन करके हम मूल अधिकार को कम कर सकते हैं, लेकिन साधारण कानून बना के हम मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। ये कहना था कोर्ट का। नहीं समझ में आया? ठीक है ना। हर कानून में संविधान का संशोधन नहीं होता है। पार्लियामेंट देश के लिए बहुत कानून बनाती है, नहीं बनाती है, ठीक है ना। लेकिन हर कानून जो होता है वो क्या संविधान का संशोधन होता है? संविधान के संशोधन के लिए, ठीक है ना, संविधान जो पार्लियामेंट है हमारा, उस पार्लियामेंट में संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और उस अधिनियम में यह बताया जाता है कि इस अधिनियम के पारित होने से संविधान के किस किस भाग में या किस किस अनुच्छेद में क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम। और जो साधारण चीज के लिए जो कानून बन रहा है ना, उसको हम कहते हैं साधारण 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 विधि। तो हर मामले में संविधान का संशोधन होगा या हर कानून में संविधान का संशोधन होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी विधि दो तरह का होता है, एक साधारण विधि होता है और दूसरा संविधान संशोधन विधि होता है। संविधान संशोधन विधि के जरिए संविधान में परिवर्तन होता है, लेकिन साधारण विधि के जरिए संविधान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। कानून कौन बनाया? पार्लियामेंट, ठीक है। 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ हमारा, उस अधिकार में या उस कानून में संविधान में कोई संशोधन हुआ? नहीं हुआ। 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक है ना। उस अधिनियम में संविधान का कोई संशोधन हुआ? नहीं हुआ। ये साधारण विधि है। मतलब जिसमें संविधान का संशोधन नहीं होना है वो साधारण विधि है, और जिसमें संविधान का संशोधन होना है वो क्या है? संविधान संशोधन विधि है।